ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। रहीमदाद ने जमीला को यकीन दिलाया। जिम्मेदारनी, तू जो कहेगी वही होगा। तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अपने दिल से ऐसा शुबा बिल्कुल निकाल दे। पहले भी तूने जिम्मेदारी चलाई है, आगे भी तैनू ही चलानी है। मेरा क्या है, मैं तो अब कुछ भी नहीं रही। जमीला ने दिल गिरफ्ता होकर कहा। अल्लाह वसाया के साथ मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ उजड़ गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो आगे ना बोल सकी। उसकी आंखें भर आईं। आंसू पलकों से ढलक ढलक बिखरने लगे। कमरे में गहरा सुकूत फैल गया। जमीला सर झुकाए खामोशी से रोती रही। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। कमरे में भीगे हुए झोंके आ रहे थे। हवा की सरसराहट खामोशी में रुक रुक कर उभर रही थी। तारा अभी तक वापस नहीं आई थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। रहीमदाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए रिक्कत-आमेज़ लहजे में कहा, जिम्मेदारनी, मैंने पता नहीं था तुझे अल्लाह वसाया से इतना ज़्यादा प्यार है। प्यार? जमीला ने चादर के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं चौधरी, मुझे किसी से प्यार नहीं। उसने ठंडी सांस भरी। प्यार तो वो करता है जिसे अपने से प्यार हो। मुझे अपने जीवन से, अपने ज़ात से प्यार नहीं, हो भी नहीं सकता। तू इस गल को नहीं समझ सकता। रहीमदाद वाकई उसकी बात का मतलब न समझ सका। हमन्नक की तरह आंखें फाड़े उसकी तरफ देखता रहा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद खामोशी में गहरी सांस भरने की मध्यम आवाज़ उभरी। जमीला बुड़बुड़ाने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, कभी ऐसा भी था जब मुझे अपने से प्यार था। ये बीते दिनों की गल है, पर अब तो उसे एक जुग बीत गया। उस समय मैं पार्वती थी और कॉलेज में पढ़ती थी। तब मैंने किसी से प्यार किया था। अब तो वो सारी ही बातें ऐसी लगती हैं जैसे कोई सुहाना सपना देखा हो। उसके लहजे में दर्द की कसक थी। हाँ, वो सपना ही था, एक सुंदर कल्पना। कौन था वो? रहीमदाद ने निहायत भूंडेपन से पूछा। जमीला ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। रहीमदाद को देखा। हैरत से उसके चेहरे को तकती रही, फिर उसने सर झुका लिया। उसका अफसुर्दा चेहरा और मुरझा गया। रहीमदाद ने घबरा कर कहा, लगता है तूने मेरी गल का बुरा मनाया। ऐसी गल नहीं, वो मध्यम लहजे में बोली। चौधरी, तुझे सब ही कुछ पता है। तुझसे अब क्या छुपा रह गया? तू इसके बारे में नहीं जानता, वो भी जान ले। जमीला की आवाज़ में दर्द घुला हुआ था। उसका नाम वीरेंद्र था। वो लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। तेरा उससे मेलजोल कैसे हुआ? तू भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी? नहीं, मैं तो कैनेट कॉलेज में पढ़ती थी, जमीला ने बताया। जब तक मुझे हॉस्टल में रहने को जगह न मिली, मैं वीरेंद्र के पिता की कोठी में ठहरी रही। वो मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त थे। ज़ात के खत्री थे और खन्ना भी थे। वैसे तो मैं वीरेंद्र को पहले से जानती थी, पर जब एक ही कोठी में साथ साथ रहना हुआ तो मेल मिलाप बढ़ गया। मैं हॉस्टल चली गई, तब भी उसे मिलती रही। जब हमारा मेलजोल ज़्यादा बढ़ा तो बात बड़ों तक पहुंची। तब तो गड़बड़ पैदा हुई होगी। रहीमदाद ने उसकी बातों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए दरियाफ्त किया। नहीं, वीरेंद्र के पिता मुझे अपनी नूह बनाना चाहते थे, पर माँ जी ने साफ इनकार कर दिया। माँ जी ने ऐसा क्यों किया? रहीमदाद बीच में बोल पड़ा। बात यह थी कि माँ जी ने हरदयाल का रिश्ता वीरेंद्र की बहन से बहुत पहले दिया था, पर वीरेंद्र की माताजी ने इनकार कर दिया। उसका कारण यह था कि हरदयाल उन दिनों शराब पीकर गाना सुनने और नाच देखने कंजरियों के चौहारों पर जाता था। जमीला धीमे लहजे में बताती रही। माँ जी को आशा थी हरदयाल का ब्याह हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा, कंजरियों के पास जाना छोड़ देगा, पर वीरेंद्र की बहन का हरदयाल से ब्याह ना हो सका। ये तो वट्टे सट्टे का ब्याह हुआ। हाँ, कुछ ऐसा ही था, जमीला बोली। वीरेंद्र की बहन के साथ हरदयाल का रिश्ता ना हो सका, इसीलिए वीरेंद्र के साथ मेरे ब्याह का मामला भी खंडत में पड़ गया। हम दोनों को बहुत दुख हुआ। हरदयाल को किसी तरह इसका पता चल गया। हुआ ये कि एक रोज़ उसने मुझे रोते हुए देख लिया। उन दिनों में दीपालपुर में अपने घर ही पर थी। उसने कोशिश करके माँ जी को राज़ी कर लिया,
पिताजी तो पहले ही तैयार थे। कुछ समय बाद शुभ घड़ी देखकर सगुन हो गई और ये तय हुआ कि अगली पूर्णमासी को वीरेंद्र के साथ मेरी सगाई हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज में वीरेंद्र का आखिरी साल था और इसके बाद ही हमारा ब्याह होने वाला था। जमीला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो यादों की ऊंची नीची लहरों पर डोलती ना जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। वो गुमसुम बैठी थी और सामने की दीवार तक रही थी। बारिश का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। भीगी हवा मध्यम सुरों में गुनगुना रही थी। कमरे में रोशनी कम थी और सुकूत गहरा था। रहीमदाद ने पूछा, फेर क्या हुआ? फेर पाकिस्तान बन गया। जमीला बदस्तूर दीवार को तकती रही। इसके बाद मुझ पर जो कुछ बीती वो तुझे पता ही है। मुझे अल्लाह वसाया किसी न किसी तरह वलिया के घर से निकाल कर हवेली में ले आया। जमीला ने सोफे पर पहलू बदला। उधर वीरेंद्र लाहौर से बच बचा कर उकाड़े पहुंच गया। वहां उसके चाचा का घर था। मैं दीपालपुर ही में थी तो मुझे उसके उकाड़े पहुंचने की खबर मिली थी। बाद में उस पर क्या बीती मुझे कुछ पता ना था, पर उसे पता चल गया मैं कोटला हरकिशन में हूँ। उसे कैसे पता चल गया तू यहाँ है? मुझे नहीं मालूम, जमीला ने निहायत सादगी से कहा। मुझे तो ये भी पता ना था वो जिंदा है या फसादात में औरों की तरह मारा गया। वो ऐसा समय था किसी को किसी का कुछ पता ना था। चारों ओर हाहाकार मची थी। उसने ठंडी सांस भरी। मैं उसे भूल चुकी थी, सब ही कुछ भूल चुकी थी। ये भी भूल चुकी थी कि मैं कभी पार्वती थी। जीवन मानो डरावना सपना बन गया था। तेरी फेर मुलाकात नहीं हुई? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। बहुत दिनों बाद की गल है, जमीला ने बताया। उन दिनों मर्दो लासाराबाई मुगविया और अद्दल जनानियों का खोज लगाने और उनकी वापसी के लिए पंजाब का दौरा कर रही थी। एक रोज़ वो उधर भी आ गई। उनके साथ वीरेंद्र भी था। वो लोग फौजी गाड़ियों में आए थे। दोनों तरफ के सरकारी अफसर भी उनके साथ थे। उस रोज़ अल्लाह वसाया भी मौजूद न था। वो मुल्तान गया था। मुझे जैसे ही उन लोगों के पिंड में पहुंचने की खबर मिली, मैं झट हवेली से निकली और खेतों में घुस गई। खरीफ की फसल तैयार खड़ी थी। मैं कमाद की ऊंची ऊंची फसलों के अंदर छुप कर बैठ गई। जमीला खामोश हो गई। रहीमदाद भी चुप बैठा रहा। जमीला ने मुड़कर दरवाजे की सिमत देखा, मगर वहां कोई ना था। दालान खाली था और सहन में मीना की हल्की हल्की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थीं। कमरे की खामोशी में जमीला की आवाज़ उभरी। वो कह रही थी, कमाद के बोटों की ओट में से वीरेंद्र को बहुत दिनों बाद पहली बार देखा था। वो बिल्कुल पहले ही जैसा था। वही हल्के घुंघराले बाल, वही आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा और उनके पीछे चमकती हुई उसकी मोटी मोटी काली आंखें। रंग रूप भी पहले जैसा ही था, बल्कि धूप में उसका चेहरा और गुलाबी हो गया था। पर अब वो कुछ दुबला हो गया था। सूट की बजाय खादी का सफ़ेद कुर्ता, पायजामा और नेहरू कट ऊनी जैकेट पहने था। जमीला ने एक बार फिर गहरी सांस भरी। वो सब सवेरे सवेरे आए थे, पर दोपहर तक मेरा खोज निकलाने की कोशिश करते रहे। हवेली तो उन्होंने पूरी तरह छान ही डाली और पिंड के भी एक एक घर की तलाशी ली। कमाद की फसल में तलाशी नहीं ली? उसमें भी बार बार झांका, पर मैं ऐसी दुबकी बैठी थी किसी को नजर ही ना आई। उस समय में दुबली भी थी। मैंने देखा वीरेंद्र बहुत बेकल था। कभी इधर जाता कभी उधर। नवंबर का महीना था, पर भागदौड़ से उसका सारा बदन पसीने से भीग गया था। वो बार बार माथे से पसीना पहुंचता। फिर मैंने ये भी देखा, जब मर्दोला साराबाई और उनके साथ के तमाम बंदे वापस जा रहे थे तो वीरेंद्र का चेहरा बीमारों की तरह मुरझाया हुआ लग रहा था। वो दूर तक पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा और मैं कमाद की फसल के अंदर बैठी उसे चुपचाप तकती रही। मेरा जी चाहा कि फूट फूट कर रोऊं। ऐसा लगा मैं उसे भूल कर भी भूल न सकी थी। जब ऐसी गल थी तो कमाद की फसल में क्यों छुप कर बैठ गई थी? रहीमदाद ने हैरतज़दा होकर दरियाफ्त किया। उसके साथ चली क्यों न गई? कैसे चली जाती? जमीला ने दिल गिरफ्ता होकर कहा। उन दिनों नैना मेरे पेट में थी। वो मेरे फूले हुए पेट को देखकर न जाने क्या सोचता। उसे दुख ही होता। मैंने सोचा ऐसी हालत में वो मुझे कैसे अपने साथ ले जाएगा।
वैसे भी लाज के मारे में उसके सामने जाने के लिए कहाँ से हौसला लाती। मैं तो उनमें से किसी के भी सामने जाना ना चाहती थी। मैंने बार बार उठकर बाहर निकलना चाहा, पर ऐसा लगा मानो पैरों में उठने की शक्ति न रही। उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। रहीमदार ने वीरेंद्र के जिक्र में दिलचस्पी का इजहार किया। आया था और बिल्कुल अकेला आया था। जमीला ने बताया, जाड़े की ठंडी रात थी और मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उन दिनों मैं और अल्लाह वसाया नीचे ही के कमरों में रहते थे। उस रोज़ भी अल्लाह वसाया मौजूद ना था। दोपहर को आरिफ वाला गया था और वापस ना आया था। मैं उसके इंतज़ार में जाग रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने देखा वीरेंद्र दरवाजे के बीचों बीच खड़ा है। उसके कंधे पर स्टैंड गन लटक रही थी। अब वो ज़्यादा ही दुबला हो गया था। गालों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं। रंग भी कम पड़ गया था। सर के बाल खुश्क और बिखरे हुए थे। लैंप की पीली पीली रोशनी में वो बीमार बीमार लग रहा था। उसे देखकर मैं भौंचका रह गई। घबरा कर उठ बैठी। वो तेरे कमरे तक पहुंचा कैसे? हवेली के राखे और नौकर चाकर उसे देख न सके? किसी ने उसे न रोका? पता नहीं वो कैसे आया। ना मैंने पूछा न उसने बताया। पर इतना ज़रूर है, उस रात कोहर बहुत ज़्यादा थी। चारों ओर गहरी धुंध की चादर तनी थी। कुछ नज़र न आता था। लगता है वो मेहमान खाने की ओर से आया था, जो उन दिनों बिल्कुल खाली था। जमीला ने आहिस्ता आहिस्ता बताया। हम दोनों ज़रा देर चुपचाप एक दूसरे को तकते रहे। फिर वो आगे बढ़ा, नज़दीक आया, मुस्कुरा कर बोला, पारो, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और बिस्तर पर सोती हुई नैना को एक हाथ से हौले हौले थपकने लगी। वो उस समय साल भर से वो कुछ ऊपर थी। नैना को देखकर तो वो परेशान हो गया होगा। नहीं, वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और नैना को देखने लगा। कुछ देर खामोश रहकर उसने पूछा, पारो, ये तेरी बच्ची है? मैंने गर्दन हिलाकर हाँ की। उसने ज़बान से कुछ न कहा, आहिस्ता से मेरे नज़दीक बिस्तर पर बैठ गया। उसने नैना के सर पर प्यार से हाथ फेरा, मुस्कुरा कर बोला, कितनी सोहनी है, बिल्कुल तेरी तरह। वो झुका और नैना का गाल चूम लिया। हद कर दीजिए उसने। रहीमदाद ने हैरतज़दा होकर फौरी रद्दअमल का इज़हार किया। अजब बंदा था। हाँ, वो अजब ही बंदा था, जमीला ने बुझे हुए लहजे में कहा। मैंने चाहा वो चला जाए, पर मैं उसे ये बात कह न सकी। खामोश बैठी रही। वो चुप न रहा। मेरे मुंह की ओर देखकर बोला, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने नज़रें झुका ली। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने पूछा, तू अब तक कहाँ था? कहने लगा, क्या करेगी जानकर। वैसे मैं एक बार पहले भी तेरी खोज में इधर आया था, पर तू नहीं मिली। लगता है अल्लाह वसाया तुझे अपने साथ कहीं और ले गया था। किसी ने पहले ही मुखबरी कर दी होगी। मैंने कुछ न कहा, चुप करके बैठी रही। उसने अपने बारे में तुझे कुछ नहीं बताया? बताया था। कहता था जब फसादात की आग भड़की तो उसके माता पिता और एक भाई लाहौर ही में मारे गए। वो 2 बहनों के साथ निकलकर किसी न किसी तरह चाचा के पास ओकाड़े पहुंच गया। लेकिन उसके पहुंचने के चंद ही रोज बाद बलवाइयों ने हल्ला बोल दिया। वीरेंद्र के चाचा का नाम नरेंद्र नाथ था। उसके पास अपने बचाव के लिए सिर्फ एक शॉटगन थी और 2 दर्जन के लगभग कारतूस थे। वो अपनी माड़ी की छत पर चढ़ गया और बलवाइयों को गोली चलाकर रोकने की कोशिश करने लगा। वीरेंद्र उसकी मदद करता रहा। दूसरी ओर घर की जनानियों ने देखा कि बलवाइयों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और लोहे का दरवाज़ा तोड़ डाला, तो जिनके बच्चे थे उन्होंने बच्चों को छाती से लगाकर दूध पिलाया। घर में मिट्टी के तेल के 2 कनस्तर मौजूद थे। चाची ने सब पर तेल छिड़का और अपने ऊपर भी डाला और आग लगा ली। आग के शोले भड़के तो चाचा नीचे भागा। उसकी बंदूक में सिर्फ एक कारतूस रह गया था। वीरेंद्र दीवार फांदकर बराबर वाले मकान की छत पर चला गया और उस पर झुके हुए एक पेड़ पर चढ़कर शाखों में छुपकर बैठ गया। चाचा के घर से गोश्त के जलने की तेज बू उभर रही थी। बलवाई लूटमार करने के बाद चले गए तो रात के अंधेरे में वो दरख्त से उतरकर घर में गया। देखा सारी जनानियां जलकर मर चुकी हैं। उनकी लाशों के नज़दीक ही चाचा कुएं में डूबा हुआ पड़ा था। उसने गोली चलाकर खुदकुशी कर ली थी।
वीरेंद्र वहां से कैसे निकला? रहीमदाद ने परेशान होकर पूछा। वो सवेरा होने से पहले निकलकर अपने पिता के एक दोस्त सरदार जसवंत सिंह के पास पहुंच गया। वो अपने टब्बर के साथ सरहद पार जाने वाले थे। उन्होंने एक ट्रक का बंदोबस्त भी कर लिया था। जमीला धीमे लहजे में बताती रही। वीरेंद्र भी उनके टब्बर के साथ ट्रक में बैठ गया। सरदार जसवंत सिंह के साथ उसके 2 पुत्र भी थे। उनके अलावा घरवाली थी, जवान बहू बेटियां थीं। रात का अंधेरा होते ही ट्रक रवाना हुआ। दीपालपुर ही के रास्ते से गुजरा था। वीरेंद्र तेरे घर नहीं पहुंचा? तू भी तो उन दिनों दीपालपुर में थी। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। उसने कोशिश तो की थी पर ड्राइवर तैयार न हुआ। मेरा घर रास्ते से 3 मील दूर था, उधर गड़बड़ भी बहुत थी। फिर वीरेंद्र को यह भी पता न था कि मैं दीपालपुर ही में हूं। उन दिनों कुछ पता न था कौन कहाँ है। जमीला ने रहीमदाद को बताया। ट्रक दीपालपुर से गुजरता हुआ चक बेदी के रास्ते हवेली रोड पर बढ़ा। यही सड़क सरहद पार जाती थी, पर नानकपुरा से आगे दरख्तों को काटकर सड़क पर रुकावट खड़ी कर दी गई थी। उस समय ड्राइवर आराम कर रहा था और ट्रक सरदार जसवंत सिंह का पुत्र चला रहा था। उसने सड़क पर दूर से रुकावट देख ली, झट ट्रक को कच्चे रास्ते पर डाल दिया, पर चंद ही मील जाने के बाद पेट्रोल खत्म हो गया। सब ने धक्का लगाकर ट्रक एक जंगल में छुपाकर खड़ा कर दिया। प्रोग्राम यह था कि दिन जंगल में गुजारकर रात को पैदल सफर किया जाए। दिन ठीक ठाक गुजर गया। शाम हुई तो आगे जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार होने लगा। ना जाने किधर से एक बूढ़ा मुसलमान अपनी मज हकाता हुआ उधर से गुजरा। उसने सबको देखा तो मज छोड़कर भागा। उसका पिंड नजदीक ही था। उसने न सिर्फ अपने पिंड बल्कि आसपास जितने भी पिंड थे सबको खबर कर दी। अंधेरा बढ़ने के साथ दूर से शोर सुनाई देने लगा। मशालों की रोशनी भी दिखाई दी। बलवाई हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सरदार और उसके पुत्रों के पास कोई हथियार शथियार नहीं था। वीरेंद्र बताता था उनके पास रिवॉल्वर के अलावा एक 303 राइफल और एक स्टैंड गन भी थी। तब तो उनके पास इतना असलहा था कि बलवाइयों को भगाया जा सकता था। रहीमदाद ने अपनी राय का इजहार किया। पर बलवाई बहुत ज्यादा थे। उनके पास भी असलहा था। वो हवाई फायर छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। सरदार जसवंत सिंह के दोनों पुत्र राइफल और स्टैंड गन के साथ मोर्चा संभाल कर बैठ गए। इधर सरदार जसवंत सिंह ने अपने टब्बर की जनानियों को 3 लाइनों में पास पास बिठा दिया। हर एक की आंख पर उसकी ओढ़नी से पट्टी बांध दी। सरदार की एक नूह अपने नन्हे काके को छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। बीच में बड्डी सरदारनी थी। उसके दाएं बाएं जवान कुड़ियां थीं। तीनों आगे की लाइन में थी। उनके पीछे पुत्रों की घरवालियां और पोतियां थीं। सरदार जी ने हॉलिस्टर से भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला और गुरु ग्रंथ साहब के दार मल्हारा शौक के इन शब्दों का ऊंची आवाज से जाप शुरू कर दिया। चल मिल बिसियार दुनिया फानी, कालो बेअकल मन गोर न मानी। मन कमीन कमतरीन तू दरियाओं खुदाया, एक चच मझे दे और जहर चच न भाया। सरदार जी की जबान पर गुरु ग्रंथ साहब का जाप था और आंखों से आंसू टपकते थे। रहीमदाद ने जमीला की बात काट कर कहा, जिम्मेदारनी, तुझे गुरु ग्रंथ साहब के शब्द कैसे याद रह गए? इसके लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। मैं बचपन में खालिसा स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ गुरु ग्रंथ साहब के श्लोकों का हर सुबह जाप कराया जाता था। मुझे इन श्लोकों के अब तक बहुत शब्द याद हैं। जमीला ने वजाहत की। मैंने तो ये बात ऐसे ही पूछ ली थी। तू सरदार जसवंत के बारे में बता रही थी, उसका क्या बना? मैं बता रही थी, सरदार जी गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का जाप कर रहे थे। रिवॉल्वर उनके हाथ में था और सामने जमीन पर उनके घर की औरतें 3 लाइनों में जमीन पर बैठी थी। बलवाइयों का शोर बढ़ता जा रहा था, नजदीक होता जा रहा था। सरदार ने यह सब क्यों किया था? रहीमदाद ने बेचैनी से पूछा। सीधी सी गल है, वो नहीं चाहता था उसके घर की जनानियों और कुड़ियों को बलवाई उठाकर ले जाए, उनकी इज्जत आबरू लूटें। जमीला ने रहीमदाद को बताया। पर बलवाइयों का शोर जब बिल्कुल नजदीक आ गया और रोशनी दरख्तों की ओट से साफ नजर आने लगी तो सरदार जसवंत सिंह ने रिवॉल्वर वीरेंद्र के हाथ में दे दिया। जेब से सफेद रूमाल निकाला और वीरेंद्र से कहा,
मैं रूमाल हिलाकर 3 तक गिनती गिनूंगा। जब मैं 3 कहूं तो रिवॉल्वर से सामने बैठी हुई जनानियों पर गोलियां चलनी शुरू हो जाएं। ये काम तो सरदार खुद भी कर सकता था। कर तो सकता था, पर इसलिए करना ना चाहता था कि आखिरी समय शायद उससे गोली न चलाई जाए। कोई भी इतना कठोर नहीं हो सकता कि अपने ही बाल बच्चों को अपने ही हाथों कत्ल कर दे। सरदार इसीलिए यह काम वीरेंद्र से कराना चाहता था। शोर बहुत नजदीक आ गया तो सरदार जी ने रूमाल हिलाकर 1 कहा। जरा देर बाद दूसरी बार रूमाल हिलाया और 2 कहा। उसने रूमाल हिलाने के लिए तीसरी बार हाथ उठाया तो दूर सड़क पर तेज रोशनी उभरी। यह भी मशालों की रोशनी थी? नहीं, ट्रक की रोशनी थी और तेजी से नजदीक आती जा रही थी। वीरेंद्र ने रोशनी देखी तो मदद के लिए उस तरफ बढ़ा। सरदार जी ने उसे रोकने की कोशिश की। ऊंची आवाज से कहा, अगर वो मुसले हुए तो क्या होगा? पर वीरेंद्र न रुका। उसने सरदार जसवंत सिंह को समझाया, बलवाई भी तो मुसले ही हैं, हो सकता है आने वाले हिंदू या सिख हों। वो तेज तेज चलता हुआ सड़क पर पहुंच गया। देखा सामने से एक ट्रक आ रहा है। वीरेंद्र ने हाथ हिलाकर उसे रोका। ट्रक रुक गया। उसमें कौन सवार था? रहीमदाद ने सरापा इस्तेजाब बनकर दरियाफ्त किया। वो मुसलमान फौजी थे। मुसलमान फौजी थे? रहीमदाद हैरत से चौंक कर बोला, तब तो बहुत मुश्किल पड़ी होगी। कोई मुश्किल पड़ी न कठिनाई, जमीला ने नर्म लहजे में कहा। वीरेंद्र ने उनकी मिन्नत की। वो नेक और भले बंदे थे, फौरन मदद करने पर तैयार हो गए। उन्होंने वीरेंद्र के साथ सरदार जसवंत सिंह के पूरे टब्बर को अपने फौजी ट्रक में बिठा लिया। बलवाई शोर मचाते नजदीक पहुंच चुके थे, पर जब उन्होंने फौजियों को ब्रेन गने और राइफलें संभाले देखा तो लौट गए। फौजियों ने वीरेंद्र और जसवंत सिंह के बाल बच्चों को आराम से सरहद पार पहुंचा दिया। ये तूने अजब गल सुनाई, रहीमदाद ने आंखें फाड़ कर कहा। वीरेंद्र सरहद पार जाकर क्या करता रहा? बताता था, उसने आगरा जाकर मेडिकल कॉलेज में किसी न किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गया। इस संसार में उसका कोई न रहा था, सब मारे जा चुके थे। वो अकेला बचा था। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहता था। उसकी आशा थी कि इस नेक काम में मैं उसकी मदद करूं, दोनों मिलजुल कर अस्पताल चलाएं। तूने उसकी गल सुनकर क्या जवाब दिया? मैं चुप बैठी रही। वो बोलता रहा, मैं सुनती रही। सर झुकाए पास लेटी हुई नैना को होले होले थपकती रही। वीरेंद्र ना जाने और क्या क्या कहता। अचानक कमरे के बाहर चाप उभरी। मैंने परेशान होकर दरवाजे की ओर देखा। अल्लाह बसाया कमरे में दाखिल हो रहा है। उसने वीरेंद्र को मेरे बराबर बिस्तर पर बैठे हुए देखा तो ठटक कर दहलीज पर रह गया। अल्लाह वसाया उसे तेरे साथ इस तरह बैठे देखकर गुस्से से पागल हो गया होगा। रहीमदाद के लहजे में इस्तेजाब था। नहीं, वो चुप करके खड़ा हम दोनों को देखता रहा। जमीला ने निहायत इत्मीनान से बताया। जरा देर चुप रहने के बाद उसने वीरेंद्र की ओर हाथ उठाकर पूछा, ये कौन है? किस लिए आया है? तेरा भाई भी नहीं लगता। मैं तो खामोश बैठी रही, पर वीरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। उसने बताया, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र नाथ खन्ना है। मेरा इसका क्या नाता है? यूं समझ ले, मैं इसका मंगेतर हूं और इसे लेने आया हूं। यह कहते कहते उसने झट कंधे से स्टैंड गन उतारी, उसे अल्लाह वसाए की सिमत तान कर बोला, मैं इसे आज अपने साथ ले जाऊंगा। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह वसाया, तू मरना नहीं चाहता तो मेरे रास्ते से हट जा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अल्लाह वसाया तो निहत्था था, डर कर उसके सामने से हट गया होगा। रहीमदाद ने अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं, वो बिल्कुल नहीं डरा। उसी तरह वीरेंद्र की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। वो बहुत जीदार और हौसले वाला है। जमीला फख्र से गर्दन ऊंची करते हुए बोली। कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर उसने मेरी ओर हाथ उठाकर वीरेंद्र से कहा, ये तेरे साथ जाना चाहती है तो खुशी से जा सकती है। इसे पूरी तरह पता है मैंने कभी उसका रास्ता नहीं रोका, और अगर ये नहीं जाना चाहती तो डॉक्टर वीरेंद्र, तू उसे सिर्फ मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर ही ले जा सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वीरेंद्र की स्टैंडगन की नाली एक हाथ से खिसका कर बोला, इसे हटा। उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और पूछा, जमीले,
तू क्या कहती है? वो तन कर मेरे सामने खड़ा हो गया। तूने क्या जवाब दिया? अल्लाह वसाया ने तुझे कड़ी आजमाइश में डाल दिया था। तूने ठीक ही सोचा, जमीला ने रहीमदाद को बताया। मुझे समझ नहीं आई क्या कहूँ। मैं खामोश बैठी रही, पर वीरेंद्र खामोश न रहा। कहने लगा, इसने क्या कहना है, ये मेरे साथ जाएगी। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। तब अल्लाह वसाया ने उसे घूर कर देखा, गुस्से से बोला, डॉक्टर, इसका बाजू छोड़ दे। तू उसे इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकता। अल्लाह वसाया उस समय बिल्कुल स्टैंड गन की नाली के सामने खड़ा था। वीरेंद्र ने तेरा बाजू छोड़ दिया? नहीं, उसने मेरा बाजू उसी तरह पकड़े रखा। उसने अल्लाह वसाया की ओर नहीं देखा। मेरा बाजू होले होले झंझोड़ कर बोला, तुझे मेरे साथ चलना है, साफ साफ बता दे। मुझे पूरा विश्वास है तू इनकार नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में मिन्नत थी, आंखों में जैसे आंसू झिलमिला रहे थे। मैं उलझन में पड़ गई। ऐसा लगा मैं जमीला से फेर पार्वती बन गई हूँ। भूले बिसरे सपने जाग उठे थे और उन सपनों में बसने वाला वीरेंद्र मेरे सामने खड़ा था। हाँ, वही था, वही उलझे हुए बाल, वही सुनहरी चश्मे के पीछे से झांकती हुई मोटी मोटी काली आंखें। वो सरहद पार से मुझे लेने आया था। जमीला खुद फरामोशी के आलम में ठहर ठहर कर बोल रही थी। मैं बिल्कुल चुप थी, खोई खोई बैठी रही। अल्लाह वसाया भी चुप करके खड़ा रहा। वो कुछ न बोला। नहीं, उसने ऊंची आवाज से कहा था, बोल, बोलती क्यों नहीं? तैने उसके साथ जाना है? उसकी आवाज से नैना की आंख खुल गई। उसने रोना शुरू कर दिया। नैना को रोता देखकर मैं चौंक पड़ी। मुड़कर नैना को देखा। उसे देखते ही मुझे याद आ गया, मैं पार्वती नहीं जमीला हूँ, अल्लाह वसाया की घरवाली और उसकी धी, नैना की माँ हूँ। मैं बेकल हो गई। तड़प कर मैंने नैना को उठाकर छाती से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। जमीला ने ठंडी सांस भरी। मैंने आंसू बहाते हुए वीरेंद्र की ओर देखा। उसे कहा, डॉक्टर वीरेंद्र, तू जिस पार्वती को लेने आया था वो तो कब की मर चुकी है। मैं जमीला हूँ और जमीला तेरे साथ नहीं जा सकती। तू जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। तेरी ये बात सुनकर वीरेंद्र क्या बोला? रहीमदाद ने पूछा। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। जमीला ने जवाब दिया। उसने मुझे घूर कर देखा, कहने लगा, तू जमीला हो या शमीला, मेरे लिए तो पारो ही है। मैं आज ये तय करके आया हूं कि अकेला वापस नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेकर जाऊंगा। उसने स्टैंड गन की नाली का रुख अल्लाह वसाया की ओर कर दिया और मेरी तरफ मुड़कर तेजी से बोला, मैंने ये सोचकर ही सरहद पार की थी कि तुझे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। जो मेरा रास्ता रोकेगा उसे खत्म कर दूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। मैं आज सर धड़ की बाजी लगाने आया हूं। बोल, तुझे क्या कहना है? उसकी आवाज कपकपा रही थी। तूने क्या किया? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। तू डर गई होगी। वीरेंद्र तो साफ साफ कह चुका था वो तेरे बिना नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया, तेरी पारो मर गई, वो जिंदा नहीं हो सकती। मैं अब सिर्फ जमीला हूं। तू जमीला को कत्ल करके उसकी लाश अपने साथ ले जा। मैं जिंदा तेरे साथ नहीं जा सकती, हरगिज नहीं जा सकती। ये कहकर मैं नैना को छाती से लगाकर रोने लगी। वीरेंद्र खामोश खड़ा रहा। तेरी गल सुनकर तो उसे चला जाना चाहिए था, रहीमदाद ने तबसरा किया। नहीं, जमीला ने बताया। उसने दर्द में डूबी हुई आवाज में मुझे कहा, एक बार फिर सोच ले, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। वो टकटकी बांधे मुझे तकता रहा। जमीला ने लंबी सांस भरी। मैंने सिसकियां भरते हुए उसे कहा, मैं चाहती भी यही हूं तू दोबारा यहां ना आए। इसके बाद वो कुछ न बोला। स्टैंड गन कंधे पर लटकाई और मेरी ओर देखे बिना दरवाजे की तरफ बढ़ा। अल्लाह वसाया भी उसके साथ ही मुड़ा, आगे बढ़ा। दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। तूने अल्लाह वसाया को उसके साथ जाने दिया, रोका क्यों नहीं? मेरा जी तो यही चाहता था अल्लाह वसाया को उसके साथ जाने ना दूं, पर मुझसे ये बात कही न गई। होंठों पर जैसे ताला लग गया। मैं नैना को छाती से चिमटाए खामोश बैठी रोती रही। जमीला ने बताया, अल्लाह वसाया देर तक ना लौटा। मैं उसका इंतज़ार करती रही। वो सुबह तक ना आया।
अल्लाह वसाया कहाँ चला गया था? वो वीरेंद्र के साथ सरहदी पिंड शामार के गया था। दोपहर को वापस आया तो बहुत थका हुआ और उदास था। उसने मुझे बताया वीरेंद्र जीप में बैठकर यहाँ आया था। उसके साथ 2 स्मगलर थे, वो भी पूरी तरह मुसल्ला थे। वीरेंद्र इसरार करके अल्लाह वसाया को अपने साथ सरहद तक ले गया था और अल्लाह वसाया उसके साथ चला भी गया। रहीमदाद हैरत से आंखें फाड़कर बोला, उसे वीरेंद्र और उसके साथ आने वाले मुसल्ला स्मगलरों से डर भी न लगा? वो डरने वाला बंदा नहीं था, सदा का निडर और जयाला था। जमीला ने अपने लहजे में जोर पैदा करते हुए कहा। तब ही तो बेधड़क वीरेंद्र के साथ जीप में बैठकर चला गया। रात उन्होंने शामारके में गुजारी। सवेरे बहुत तड़के पहले वीरेंद्र उठा। वो रात भर सोया नहीं था। उसने अल्लाह वसाया को जगाया और उसके साथ सतलुज की ओर चला। जमीला ने रहीमदाद की जानिब देखे बगैर उसे मुखातिब किया। चौधरी, तुझे पता है सतलुज पार फिरोजपुर की सरहद लगती है और फिरोजपुर अब हिंदुस्तान में है। जमीला ने लम्हा भर खामोश रहकर ठंडी सांस भरी। जब दोनों सतलुज पर पहुंचे तो वीरेंद्र ने अल्लाह वसाया को गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया, उसके माथे को चूमा और चुपचाप आगे बढ़ गया। सरहद पार चला गया होगा, रहीमदाद ने बेचैन होकर इस्तफसार किया। नहीं, वो सतलुज के उस पार न गया। जहां दोनों मुल्कों की सरहदें मिलती थी वहां ठहर गया। उसने अचानक कंधे पर लटकी हुई स्टैंड गन उतारी और कनपटी पर रखकर चला दी। तब तो वो मर गया होगा, रहीमदाद के लहजे में कपकपाहट थी। हाँ, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश सरहद के बीचों बीच पड़ी थी। इधर पाकिस्तान था, उधर हिंदुस्तान। जमीला ने रसान से कहा। उसकी आवाज़ में दर्द की कसक थी। मरने से पहले उसने अल्लाह वसाया को सोने की अंगूठी दी। उसे बताया वो अंगूठी कड़माई पर मुझे पहनाना चाहता था, पर वो दिन ही न आया। कड़माई होती और वो अपनी मंग के तौर पर मुझे अंगूठी पहना देता। उसकी आशा थी मैं उसकी निशानी समझकर उसे पहन लूँ। वीरेंद्र उस रात मुझे लेने और कड़माई की अंगूठी पहनाने ही के लिए आया था। उस अंगूठी का क्या बना? ये रही वो अंगूठी। जमीला ने अपना हाथ रहीमदाद के सामने कर दिया। उसकी एक उंगली में सोने की अंगूठी थी जिसमें जड़ा हुआ हीरे का सुर्ख नगीना झिलमिला रहा था। मैंने अंगूठी उसी समय पहन ली थी और आज तक नहीं उतारी। अल्लाह वसाया ने इसका बुरा नहीं मनाया? नहीं। जमीला ने आहिस्ता आहिस्ता इनकार में गर्दन हिलाई। अंगूठी उसने खुद अपने हाथ से पहनाई थी। उस समय उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। अंगूठी पहना कर वो रोने लगा था। अल्लाह वसाया भी अजब बंदा था। हाँ, वो बहुत अजब बंदा था। जमीला के लहजे में दुख की चुभन थी। उसे तो ये भी पता था मैं डिस्पेंसरी डॉक्टर वीरेंद्र ही की याद के तौर पर बनाना चाहती थी। मैंने उसे जब अपनी इस आशा से आगाह किया तो उसने ज़रा भी बुरा न मनाया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। चौधरी, सच पूछ तो वीरेंद्र की मौत पर अल्लाह वसाया भी निराश और दुखी था। बार बार कहता था तू उसके साथ चली जाती तो वो कभी खुदकुशी ना करता। अल्लाह वसाया ठीक ही तो कहता था, तू चली जाती तो वो यूं जान न देता। पर मैं उसके साथ कैसे जा सकती थी? जमीला ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। मैं वीरेंद्र के साथ सरहद पार चली जाती तो जिम्मेदारी अल्लाह वसाया के हाथ से निकल जाती। वो जिम्मेदार से फिर मज़ारा बन जाता। जाने क्या होता, मेरी नैना का क्या बनता। पता नहीं उधर वाले उसके साथ कैसा सलूक करते। एक नहीं कितनी बातें थी जो जंजीर बनकर मेरे पैरों से चिमट गई थी। उसने ठंडी सांस भरी। अल्लाह वसाया को छोड़कर वीरेंद्र के साथ जाना आसान ना था। मेरे तो भाग अच्छे थे, मुझे अल्लाह वसाया के रूप में ऐसा नेक बंदा मिल गया था। उसका मन बहुत उजला था, वो बहुत ही भला बंदा था। रहीमदाद ने जमीला से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, पर जिम्मेदारनी तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। मैं अकेली इस जुल्म और अपराध का निशाना नहीं बनी। जमीला ने गमज़दा लहजे में कहा, तुझे भी पूरी तरह पता है इधर और उधर दोनों तरफ लाखों मुटियारें और जनानियां उठाई गईं और अपना सब कुछ लुटा कर मगविया कहलाएं। मेरी तरह उन्होंने भी आइंदा के लिए जाने कैसे कैसे सुहाने सपने देखे होंगे। उनमें खुशियां थीं, चमकती दमकती आशाएं थीं,
जिंदा रहने और सुंदर जीवन गुजारने की उमंगें थी। उसका लहजा और गमज़दा हो गया। फिर एक रोज़ अचानक सब कुछ मलियामेट हो गया। जीवन डरावना सपना बन गया। तुझे क्या पता उन पर क्या क्या ना बीती और अब तक बीत रही है। रहीमदाद ने ठंडी सांस भरी मगर खामोश रहा। आसमान पर गहरा अब्र छाया था। हवा तेज न थी मगर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। हवेली पर सन्नाटा छाया था। कमरे में रहीमदाद और जमीला सोफों पर बैठे थे। दोनों खामोश थे और दिलगिरफ्ता नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर दुख के साए फैले हुए थे। रहीमदाद ज्यादा देर खामोश न रहा। बुझे हुए लहजे में गोया हुआ, जिम्मेदारनी, तू ठीक कह रही है। फसादात में जनानियों के साथ बहुत ही जुल्म हुआ। ना पूछ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। जमीला ने तड़प कर कहा। कॉलेज में मेरी एक क्लास फेलो होती थी। उसका नाम चित्रा कपूर था। लगती भी सुंदर चित्र की तरह थी। उसे अपनी सुंदरता पर मान भी था। थी भी चित्रकार। मैंने उसकी बनाई हुई कई पेंटिंग देखी। अच्छी खासी सुंदर तस्वीरें बना लेती थी। उसके हाथों की उंगलियां पतली पतली थी और लंबी लंबी, बहुत कोमल और बहुत सोहनी थी। मेरे साथ उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। वो बीए करने के बाद पेंटिंग सीखने बम्बई जाना चाहती थी। जय स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का इरादा था। उसे पेंटिंग से दीवानगी की हद तक लगाव था। वैसे भी बातचीत, कपड़े लत्ते, रहन सहन, हर अंदाज से आर्टिस्ट लगती थी। किसी उच्च ही घर की कुड़ी होगी। हाँ, जमीला ने बताया। उसका पिता इंजीनियर होता था। मैं उसके पिता से कई बार मिली भी थी। उसमें ज़रा भी अकड़ ना थी। पर चित्रा में ऐसी अकड़ थी, सब उसे घमंडी कहते थे, पर प्यार भी बहुत करते थे। उसमें बात ही ऐसी थी। बादाम की सी लंबी काली काली आंखें और रंगत ऐसी उजली जैसे सुबह की हंसती हुई धूप। जब वो अपनी सोहनी गर्दन राजहंस की तरह उठाए माथे पर बिखरी हुई बालों की लटों को बार बार झटकती हुई गुजरती तो देखने वाले देखते ही रह जाते। मुझे अब तक याद है उन दिनों वो कितनी सोहनी और शानदार लगती थी। पर उसका बना क्या? रहीमदाद ने पूछा। ये ना पूछ चौधरी, जमीला ने दिलगिरफ्ता होकर कहा। 2-2.5 बरस उधर की गल है। मैं पड़ोस के एक जमींदार के पुत्र की जंज के साथ पुखियाला गई। अल्लाह बसाया, नैना और गुड्डो भी साथ थे। जंज कई रोज पखियाला में ठहरी। सितंबर का महीना था। मौसम बहुत खुशगवार था। वर्षा खत्म हो चुकी थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खरीफ की फसलें समझो तैयार खड़ी थीं। कपास के खेतों में सफ़ेद सफ़ेद तोंबे फूटने लगे थे। एक रोज़ मैं नैना की उंगली थामे टहलती हुई पिंड की एक गली में चली गई। ये पखियाला कहाँ हुआ जी? पखियाला ज़िला शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में है। अच्छा, बड़ा मौजा है, जमीला ने रहीमदाद को बताया। हाँ तो मैं कह रही थी, गली से गुजरते हुए मैंने देखा एक जनानी दोनों हाथों में गोबर उठा उठा कर दीवार पर पाथियां थाप रही थी। उसके हाथ सीधे हुए थे और तेज तेज चल रहे थे। दीवार पर थप थप पाथियां बनती जा रही थीं। गोबर के ढेर के पास 2 गंधे और मरियल से बालक बैठे थे। उनके कपड़े मैले कुचैले थे। वो टांगों से बिल्कुल नंगे थे। अपनी बात कहते कहते वो लम्हा भर के लिए रुकी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। उसमें मुझे चित्रा की झलक नजर आई, पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास न आया। उसे अचंभे से देखती धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो बिल्कुल बेखबर अपनी धुन में मगन पाथियों की थपाई में लगी थी। देखने में कैसी नजर आती थी? रहीमदाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। जमीला ने ठंडी सांस भरी। उसके गंदे और उलझे हुए बाल बार बार बिखर कर मुंह पर फैल जाते और वो हाथों को चलाते हुए बार बार एक खास अंदाज से गर्दन झटक कर बालों को पीछे ले जाती। ये अंदाज चित्रा कपूर ही का था। मैं उसके नज़दीक पहुंच गई। गौर से देखा तो वो चित्रा ही थी। ना अब उसका पहला सा रंगरूप रहा था, न सुंदरता ही रही थी। काली काली जगमग जगमग करती आंखें बुझकर धुंधली पड़ गई थीं। कपड़े लत्ते फटे पुराने थे। उन पर गोबर और कीचड़ के जगह जगह दाग धब्बे थे। उसके बदन से जो कभी चंबेली की सुंदर कलियों की मानंद लचकता था, महकता था, उस समय गोबर और पसीने की तेज बू के भभके उठते थे। सूरत से वो अधेड़ और बीमार लगती थी।
मैं दुख और खौफ से कपकपा के रह गई। क्या वो सचमुच चित्रा कपूर ही थी? रहीमदाद ने यकीन ना आने के अंदाज में जमीला से दरियाफ्त किया। हाँ, वही थी। जमीला ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई, पर अब वो चित्रा से सकीना बन चुकी थी। मैंने पास जाकर पूछा, तू चित्रा कपूर है ना? उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, पर कुछ न बोली। उसकी आंखों में घड़ी भर के लिए दीवे जगमगाए और बुझ गए। मैंने गौर किया, उसके हाथों की लंबी लंबी और कोमल उंगलियां भद्दी और खुरदरी पड़ गई थीं। उसे उनकी जरा चिंता नहीं थी। उसे तो अपनी भी कोई चिंता न थी। वो मुड़ी और उसकी उंगलियां हाथों के साथ साथ तेजी से चलने लगी। वो बराबर थपाई करती रही। उसने तुझे पहचान लिया था? हाँ, उसने मुझे पहचान लिया था, पर मुझे मिलकर वह जरा खुश न हुई। उसके उजड़े हुए चेहरे पर बिखरी हुई झुंझलाहट और नफरत साफ नजर आ रही थी। होंठ इस तरह सुकड़ गए थे मानो कड़वे पड़ गए हों। वो पीठ मोड़े झुक झुक कर गोबर उठा रही थी। तूने उससे गलबात नहीं की? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। की थी, जमीला ने बताया। मैंने अपनी आवाज में नरमी और मिठास पैदा करते हुए उससे कहा, चित्रा रानी। मैं उसे प्यार से चित्रा रानी ही कहती थी। वो तब भी खुश न हुई, बिगड़ कर बोली, कौन चित्रा? कैसी चित्रा? मैं किसी चित्रा शित्रा को नहीं जानती। मेरा नाम सकीना है। मैंने उसके नाराज होने का जरा बुरा न मनाया, खामोश खड़ी रही। बस इतनी ही गलबात हुई? नहीं। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद आहिस्ता से पूछा, ये तुझे क्या हो गया? तेरे अंदर की आर्टिस्ट और उसका आर्ट कहाँ चला गया? उसने मेरी तरफ देखे बिना गोबर की थापी दीवार पर मारते हुए जवाब दिया, ये आर्ट देख रही है? उसने दीवार पर थपी हुई पाथियों की सिमत इशारा किया। ये भी तो आर्ट ही है ना? दीवार को कैनवस समझ ले और पाथियों को गुलबूटे। देख कैसा शानदार लैंडस्केप बन गया। वो पलटी, मुझे तेज और तीखी नजरों से देखा और गोबर के ढेर के पास बैठे बालकों की ओर एक हाथ उठाकर बताया, ये मेरे आर्ट के जिंदा शाहकार हैं। वो ठट्टा मारकर पागलों की तरह हंसी। तुझे मेरा यह आर्ट पसंद आया? उसने गोबर पर तेजी से हाथ मारा। गोबर के ढेर पर बैठी हुई मक्खियां उड़ी और भिनभिनाती हुई इधर उधर बिखर गईं। मैं हाथ हिलाकर उन्हें मुंह पर से उड़ाने लगी, पर चित्रा ने उन पर कोई ध्यान न दिया। वो आराम से दीवार पर पाथियां थोपती रही। वो बीमार और मरियल दिखाई देने के साथ साथ पगली भी लग रही थी। अजीब बहकी बहकी बातें करती थी। उसे वापस लेने कोई ना आया? उसका भी कोई ना कोई तो होगा। पता नहीं, ना मैंने इस बारे में पूछा न उसने बताया। उसके साथ ज्यादा बातचीत का मौका ही ना मिला। जमीला ने वजाहत की। मेरे पहुंचने के कुछ ही देर बाद घर का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक बूढ़ी बड़बड़ाती हुई निकली और चित्रा को चीख चीख कर कोसने लगी। वो उससे इतनी नाराज क्यों थी? कोई तो वजह होगी। वो इसलिए इतने गुस्से में थी कि चित्रा ने पाथियां थोपने में देर लगा दी थी और घरवाले के लिए खेत पर भत्ता न पहुंचा सकी थी। बूढ़ी असल में चित्रा की सास थी। बहुत कड़वी और कठोर लगती थी। चित्रा ने उसके रोला गोला करने पर कुछ न कहा। नहीं, वो खामोशी से दीवार पर पाथियां थोपती रही। उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। बूढ़ी खड़ी चीख ही रही थी कि गली में एक अधगड़ बंदा दाखिल हुआ। उसने चित्रा को देखते ही नंगी नंगी गाला निकालना शुरू कर दी। वो सख्त गुस्से में था। चित्रा का घरवाला होगा, रहीमदाद ने कयास आराई की। हाँ जी, वो उसका घरवाला ही था। वो छोटे कद का भद्दा और बेडोल बंदा था। ये लंबे लंबे तो उसके दांत थे, पीले पीले और गंदे। जमीला ने नफरत से मुंह बिगाड़ा। सास ऊंची आवाज से कोसती रही। चित्रा सास के कोसने और घरवाले की गालियां आराम से सुनती रही। जबान से कुछ न बोली, पर इस शोर शराबे से घबराकर उसके दोनों बालक मुंह फाड़कर जोर जोर से रोने लगे। चित्रा थकी हुई तो पहले थी, बालकों के रोने पर और झुल्ला गई। तेजी से एक पर झपटी और उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो बिलबिलाकर जोर से रोने लगा। ये देखकर चित्रा का घरवाला और भड़क उठा। वो गाला निकालता हुआ उसकी ओर तेजी से बढ़ा। उसे बालों से पकड़कर जोर से धक्का दिया। वो दूर जाकर गिरी। संभलने भी न पाई थी, घरवाला उसके सर पर पहुंच गया और लगा लातें और ठुड्डे मारने।
चित्रा की धोती खुल गई, टांगें नंगी हो गईं। तब भी वो चुप करके पड़ी रही, न रोई न चीखी। आंखें खोले घरवाले को घूरती रही। जमीला ने गहरी सांस भरी। लगता था लाज के साथ साथ उसके अंदर की नार भी मर गई थी। तू भी चुप खड़ी रही, कुछ ना बोली, रहीमदाद ने शिकवा करने के अंदाज में तबसरा किया। जमीला उसकी बात नजरअंदाज करते हुए गोया हुई। उसका घरवाला मारते मारते थक गया, हाँफने लगा और चुप करके खड़ा हो गया। चित्रा उठकर बैठ गई। उसके होंठों से खून बह रहा था। उसने उसे पहुंचा भी नहीं, सर झुकाए बैठी रही। उसका घरवाला आंखें निकाल कर चीखा, उठ अंदर चल। पर न वो उठी और न ही जबान से कुछ कहा। जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। इस बार घरवाले ने चित्रा को बालों से पकड़कर घसीटा, दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं अब चुप न रह सकी। उसके सामने गई, उसे गैरत दिलाई, गुस्से से कहा, तैनू एक कमजोर जनानी पर ऐसे जुल्म करते शर्म नहीं आती? तू कैसा बंदा है? उसने पलट कर मुझे लाल लाल आंखों से घूरा। तुझ पर भी वो नाराज हुआ होगा। बिल्कुल नाराज हुआ। गुस्से से बोला, तू हमारे बीच में बोलने वाली कौन होती है? ये मेरी और मेरी घरवाली का मामला है। चल अपना रास्ता पकड़। वो चित्रा को बालों से पैर घसीटने लगा। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, की गल है जमीले? मैंने पलट कर देखा, सामने अल्लाह वसाया खड़ा है। वो मुझे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया था। मैंने चित्रा की ओर इशारा किया। यह चित्रा कपूर है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। फिर मैंने गिट्टे की ओर हाथ उठाकर कहा, यह इसका घरवाला लगता है, चित्रा को मारता था। मैंने रोका तो मेरे गले पड़ गया। मुझे उस समय बहुत गुस्सा था। तेरी बातें सुनकर अल्लाह वसाया क्या बोला? रहीमदाद ने बेचैनी से पहलू बदला। वो चुप रहा, पर चित्रा का घरवाला तीवरी पर बल डालकर बोला, हाँ मैंने इसे मारा है, अभी और मारूंगा। ये कहकर उसने बालों से पकड़कर चित्रा को उठाया और उसके मुंह पर जोर जोर से चपेड़ मारने लगा। अल्लाह वसाया ने उसे रोका, बस कर। वो नाराज होकर अल्लाह वसाया पर चीखा, ओए तू कौन है? तैनू की लेना? तू थानेदार लगा है? उसने और जोर से चित्रा के गाल पर एक चपेड़ मारा। जमीला का लहजा तीखा हो गया। अल्लाह वसाया एकदम वैसा ही बन गया जैसे मैंने परसों पहले उसे वलिया के घर में देखा था। बहुत अरसे बाद वो मुझे इतना गुस्से में नजर आया। जोर से चीखा, बकवास बंद कर। साथ ही तेजी से झपटा, गुट्टे की कमर पर इस जोर से लात मारी वो दूर तक लुढ़कता चला गया। पर अल्लाह वसाया का गुस्सा कम ना हुआ। नजदीक पहुंचा और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो उसके हाथ में झूलने लगा। उसकी आंखें उबल पड़ी, मुंह फाड़कर हाय हाय करने लगा। लगता है अल्लाह वसाया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। हाँ, वो बहुत गुस्से में था। चित्रा पहले तो चुप करके खड़ी रही, फिर गिड़गिड़ाकर अल्लाह वसाया की मिन्नत करने लगी, इसे छोड़ दे। अल्लाह वसाया ने उसे छोड़ दिया। चित्रा बहुत सहमी हुई थी। उसका घरवाला मुंह फाड़कर जोर जोर से सांस भर रहा था। चित्रा की बूढ़ी सास ने चीख चीख कर सारा पिंड इकट्ठा कर लिया। नंबरदार भी आ गया। रहीमदाद ने पूछा, नंबरदार क्या बोला? उसने भी चित्रा के घरवाले को शर्म दिलाई, नाराज भी हुआ। अल्लाह वसाया को समझा बुझाकर अपनी हवेली में ले गया। रास्ते में उसने बताया, चित्रा के घरवाले का नाम करमदीन है। वो मामूली जिम्मेदार था। उसके पास 17 कल्ला खुदकाश्त जमीन थी। उसने चित्रा को, जो पहले ही सकीना बन चुकी थी, एक कांस्टेबल के जरिए 600 रुपये में खरीदा था। वो पहले एक जुआरी के पास थी। वो शेखुपुरा में जुए का अड्डा चलाता था, चरसिया भी था। उसने चित्रा को अपने रास्ते पर लगा दिया था। वो चरस और गांजा पीने लगी थी। जुआरियों की संगत में कंजरियों का सा जीवन गुजारती थी। फिर ऐसा हुआ, उसका जुआरी घरवाला जुआ खाना चलाने के जुर्म में पकड़ा गया। उसे जेल हो गई। चित्रा बिल्कुल अकेली रह गई और एक कांस्टेबल के हत्थे चढ़ गई। उसने रखेल बनाकर अपने पास रखा। जब उसका जी चित्रा की तरफ से भर गया तो उसने करमदीन के हाथ उसे बेच दिया। तुझे जब वो मिली तब भी चरस पीती थी? मुझे ठीक से पता नहीं, जमीला ने बेनियाजी से कहा। नंबरदार से न मैंने पूछा और ना ही इस बारे में उसने बताया, पर मेरा विचार है उन दिनों वो चरस शर्स नहीं पीती थी, मिलती ही न होगी।
करमदीन जालिम और कठोर होने के साथ साथ चित्रा की कड़ी निगरानी भी करता था। उसने ये भी बताया चित्रा को बुखार रहता है, मुंह से खून आता है, उसे टीबी हो गई थी। रहीमदाद ने गहरी सांस भरी। वो चित्रा के बारे में जमीला से मजीद बातचीत करना चाहता था। इसी असना में अहमद ट्रे में चाय लेकर आ गया। चाय के साथ सूजी का गर्म गर्म हलवा भी था। अहमद ने चाय की प्यालियां और हलवे की प्लेटें जमीला और रहीमदाद के सामने मेज पर रख दी। जमीला ने अहमद से पूछा, तू अब तक किधर रहा? मैं तो जी बाहर दरवाजे पर देर से बैठा हूं, अहमद ने जवाब दिया। जमीला मुस्कुराकर खामोश हो गई। अहमद फौरन ही वापस चला गया। रहीमदाद ने हलवा खाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, जिम्मेदारनी, तूने बहुत दर्दनाक बात सुनाई। ऐसी तो अनगिनत दर्दनाक और दुख भरी कहानियां हैं। जमीला के लहजे में दर्द की कसक थी। हर मुगविया अपनी जगह एक दुख भरी कहानी है। चित्रा से तेरा दोबारा मिलना नहीं हुआ? रहीमदाद ने पूछा। अभी तक उसके जहन पर चित्रा छाई हुई थी। नहीं, वो मुझे बाद में कभी नहीं मिली। मैं दोबारा पुखियाला नहीं गई, किसी से उसके बारे में बात भी नहीं हुई। जमीला ने ठंडी सांस भरकर कहा, जाने अब तक जिंदा भी है कि मर गई। यकायक बादल जोर से गरजे, बारिश तेज हो गई। कमरे में खामोशी फैली थी। दोनों ही खामोश थे और अपनी अपनी जगह सोच में डूबे हुए थे। रहीमदाद ने चाय की प्याली खत्म की, खनकार कर गला साफ किया। हिचकिचाते हुए जमीला से पूछा, जिम्मेदारनी, तेरी बातों से लगता है तैनू अल्लाह वसाया से प्यार ना था, तो उससे प्यार करने पर मजबूर हो गई थी। हालात ही ऐसे हो गए थे। मैंने गलत तो नहीं सोचा? रहीमदाद ने जमीला की तरफ देखा, मगर वो मुंह मोड़े दीवार की सिर्फ देख रही थी। तूने अपने तई ठीक ही सोचा। जमीला ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार करने के बाद जवाब दिया, और ये भी ठीक है, मुझे अल्लाह वसाया से वैसा प्यार न था जैसा वीरेंद्र से था। ये बात अल्लाह वसाया भी पूरी तरह जानता था, पर उसने इतना बहुत सा प्यार दिया कि अगर वो मुझे इतना प्यार न देता तो जाने कब की मैं मर खुब चुकी होती। उसने अपने प्यार से मेरा मन जीत लिया। उसका नसीब भी तो चंगा था, तेरी ऐसी सोहनी और भाग भरी घरवाली मिली जिसने मज़ारे से उसे बड़ा जिम्मेदार बना दिया। रहीमदाद ने जमीला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की, मगर वो मुतासिर ना हुई। बेनियाजी से बोली, चौधरी, तुझे पता नहीं, शुरू शुरू में तो मुझे अपने से घिन आती थी। जी चाहता था मौत आ जाए। उन दिनों तो मैं कई कई रोज बेहाल पड़ी रहती, न नहाती न कपड़े बदलती, न रोटी खाने को जी करता न बात करने को। पर अल्लाह वसाया ने कभी बुरा न मनाया। जो मैंने कहा उसने वही किया। वो मुझे खुश देखता तो खुश हो जाता, निराश पाता तो खुद भी निराश हो जाता। तू भी तो उसकी हर बात मानती थी। उसके लिए तूने अपने भाई और चाचा के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। ये तो ठीक है, पर अल्लाह वसाया ने अपनी बात मनवाने के लिए कभी जिद न की। जिम्मेदार बनकर भी वो कभी जिम्मेदार न बना। जीवन भर अपने तई मजारा और मुझे अपने जिम्मेदार की पुत्री समझता रहा, बल्कि मुझे ही जिम्मेदार समझता रहा। मैंने बहुत चाहा, पर वो जिम्मेदार न बना। बहुत लाड आता तो मुझे जिम्मेदारनी कहकर पुकारता। यही उसका प्यार था। जमीला को अल्लाह वसाया की खूबियां बयान करने में लिज्जत महसूस हो रही थी। वो रवानी से बोलती रही, ऐसा प्यार करता था, मुझे परेशान या बीमार देखता तो घबरा जाता। उसने ठंडी सांस भरी। तुझे शायद पता नहीं, आखिरी बार जब वो मुझसे विदा हुआ तो मुझे तेज बुखार था। सिराहने बैठकर देर तक मेरा सर दबाता रहा, फिर यह कहकर चलने के लिए खड़ा हो गया, जमीले, मैं तेरे लिए डॉक्टर बुला कर लाता हूँ। मैंने रोका भी, पर वो न रुका। ऐसा गया कि लाश ही वापस आई। जमीला की आवाज़ गलोगीर हो गई, आंखें छलक पड़ी। रहीमदाद खामोश बैठा रहा। बाहर मीना की बूंदें जल तरंग बजाती रही। हवा चलती तो ऐसा महसूस होता सिसकियां भर रही है। बादल रुक रुक कर गरजते, बारिश तेज और तेज होती गई। रहीमदाद ने कुछ देर खामोश रहने के बाद इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा, इस तरह कब तक रोती रहेगी? उसने लंबी सांस भरी।
अल्लाह की यही मर्जी थी, जो होना था हो गया। अब तू आगे की सोच। क्या सोचूं? मेरा तो मगज भी काम नहीं करता। रहीमदाद एक बार फिर खामोश हो गया। मूसलाधार बारिश होती रही। जमीला सर झुकाए किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। रहीमदाद ने इस आलम में देखा तो टोह लगाने की गरज से दरियाफ्त किया, क्या सोच रही है? जमीला ने कोई जवाब न दिया। रहीमदाद ने चंद लम्हे चुप रहने के बाद अटकते हुए कहा, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मनाएगी? क्या कहना चाहता है? जमीला ने तीखे लहजे में पूछा। रहीमदाद ने उसके लहजे की काट महसूस की। उसने खुद को संभाला। जो कहना चाहता था कह न सका। इतनी जुर्रत ही न हुई। सिर्फ इतना कहा, तूने अल्लाह वसाया के कत्ल के बारे में अब तक कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकती हूँ? हवेली की चार दीवारी से बाहर भी नहीं निकल सकती। जमीला ने अपनी मजबूरी बयान करने के साथ साथ शिकवा भी किया, पर चौधरी तूने इस बारे में क्या किया? रहीमदाद खफीफ होकर सफाई पेश करने लगा। तू ठीक कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, पर तैनू ये भी पता है मैं तो इधर किसी को जानता भी नहीं, न मेरा कभी कत्ल शतल के किसी केस से कोई वास्ता पड़ा। वकील जब भी आया मैंने उससे गलबात की, पुलिस की तफ्तीश के बारे में पूछा। थानेदार को मैं बिल्कुल नहीं जानता। तैनू पता ही है कभी उससे मिला ही नहीं। तू कहे तो वकील के पास चला जाऊं, उसके साथ थानेदार से मिलकर पता करूं उसने अब तक क्या किया, कोई गिरफ्तारी भी की कि नहीं। मैंने तो वैसे ही एक बात कही थी। जमीला ने उसकी सफाई से मुतासिर होकर कहा, मुझे पता है तेरी इधर किसी से जान पहचान नहीं, ऐसे में तू क्या कर सकता है? उसका लहजा दिल गिरफ्तार हो गया। वैसे अब किया भी क्या जा सकता है? जिस थानेदार ने केस में दिलचस्पी ली और तफ्तीश का काम आगे बढ़ाया, उसका तबादला कर दिया गया। दूसरे ने केस दबा दिया, तफ्तीश खत्म कर दी। उसे लगाया ही इसीलिए गया था। वकील ने मुझे ये बातें बताई थी, वो भी परेशान था। रहीमदाद ने दबी जबान से कहा, वो बताता था तफ्तीश के लिए जो नया थानेदार लगाया गया है उसने कत्ल का इल्ज़ाम तेरे भाइयों और शरीकों पर लगाया है। तफ्तीश खत्म करने और केस दाखिले दफ्तर करने के लिए वो यही कर सकता था। जमीला ने गहरी सांस भरी। ये असली मुलजिमों को छुपाने की कोशिश है, इसीलिए पहले ही से ऐसी अफवाहें फैलाई गई थी। मेरे भाई आखिर अल्लाह वसाया का कत्ल क्यों करते हैं? उसने मुझे उनके साथ जाने से कब रोका? तुझे पता ही है मैं खुद ही नहीं गई। ऊपर दरखास्त नहीं लगाई जा सकती? रहीमदाद ने टोह लगाने की कोशिश की। ऊपर दरखास्त लगाने से भी क्या होगा? दरखास्त भी दबा दी जाएगी। लगता तो ऐसा ही है। रहीमदाद ने मजीद जोर ना दिया। वो चाहता भी यही था। तो इसका मतलब यह हुआ अब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह वसाया के कातिल कभी नहीं पकड़े जाएंगे। नजर तो यही आ रहा है। लगता है अल्लाह वसाया को पहले से सोची समझी स्कीम के तहत कत्ल किया गया। वकील का भी यही विचार है। जमीला की आवाज़ भर्रा गई। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ा। वो मुंह फेर कर चादर के पल्लू से आंसू पहुंचने लगी। रहीमदाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, बहुत जुल्म हुआ जी। जमीला ने कुछ न कहा। रहीमदाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने लहजे में और नरमी पैदा की, पर तू इस तरह कब तक अल्लाह वसाया के लिए रोती रहेगी? जब तक आंखों में रोने के लिए आंसू हैं, जमीला ने भर्राई हुई आवाज में कहा। रहीमदाद एक बार फिर खामोश हो गया। बारिश अब थम गई थी, मगर हवा तेज थी। रहीमदाद ने बेचैन होकर पहलू बदला। रसान से बोला, अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्या सोचूं? कुछ समझ नहीं आती। वो बेबसी से बोली, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। रहीमदाद आहिस्ता से बोला, तू अभी जवान है, ऐसे किस तरह काम चलेगा? तू कहना क्या चाहता है? मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझी। उसका लहजा फीका था। रहीमदाद ने उसके लहजे की तेजी और काट महसूस की, मगर उसने खामोशी इख्तियार करने के बजाय जुर्रत से काम लिया। बहुत संभले हुए अंदाज में कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह तू वीरेंद्र को भूल गई, तुझे अल्लाह वसाया को भी इसी तरह भूलना होगा।
हौसले से काम ले, तू बहुत हौसले वाली है। पहले तुझ पर कम जुल्म नहीं हुआ, पर तूने उसे झेल लिया, भूल भी गई। रहीमदाद के लहजे में खुशामद का पहलू नुमाया था। तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू तो ये भी भूल गई कि कभी तू पार्वती होती थी। गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, तू ठीक ही कह रहा है। जमीला के रवैये से अंदाज़ा होता था रहीमदाद की बातों ने उसे मुतासिर किया था। तेरी तरह मुझ पर भी जुल्म हुआ, सब कुछ तबाह हो गया। बाल बच्चे, घर बार, कुछ भी न रहा। फिर भी जिंदा हूँ। उसने जमीला की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, आवाज़ में रिक़्क़त पैदा की। क्या किया जाए, जब जिंदगी मिली है तो जिंदा रहना ही पड़ता है। पर मेरा जो दुख है वो मैं ही जानता हूँ। उसने ठंडी सांस भरी। तू मेरे दुख को समझ सकती है, तू भी तो ऐसे ही दुखों की मारी हुई है। हाँ चौधरी, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। जमीला के रवैये से हमदर्दी का पहलू अयां था। रहीमदाद की हौसला अफजाई हुई तो उसने खुलकर किसी कदर अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की। हिचकिचाते हुए बोला, तू चाहे तो हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं। मेरा मतलब है। जमीला ने पलट कर उसकी जानिब देखा, उसे आगे ना बोलने दिया। मैं तेरा मतलब समझती हूँ। उसका लहजा तेज और तीखा था, मगर रहीमदाद खामोश न रहा। लहजे में ज्यादा नरमी और हलावत पैदा करते हुए गोया हुआ, इसमें हम दोनों का भला है। पूरी जिम्मेदारी भी अपने पास रहेगी। उसे फैलाने और बढ़ाने में दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। तू पहले ही की तरह पूरे पिंड की जिम्मेदारनी रहेगी। हर काम तेरी मर्जी से होगा। जमीला ने कोई जवाब न दिया। उसने सर झुका लिया। आंखों से आंसू ढलक ढलक कर रुखसारों पर गिरने लगे। रहीमदाद चुप बैठा रहा। वो जमीला का रद्दअमल जानना चाहता था, मगर वो ना बोली। रहीमदाद उठकर खड़ा हो गया। मैंने अब चलना है। वो आगे बढ़ा, ठिठका, मुड़कर जमीला की जानिब देखा, आहिस्ता से बोला, मैंने जो कल की है उस पर आराम नाल सोच ले। अभी सोचने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। मुझे जल्दी भी नहीं, पर यह ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैंने ये बात बहुत सोच विचार कर और अपने और तेरे फ़ायदे को सामने रख कर कही है। जमीला ने कुछ न कहा। दोनों हाथ उठाकर चेहरे पर रख लिए और फूट फूट कर रोने लगी। रहीमदाद दरवाजे की सिमत बढ़ा। उसे अपने अक़ब में जमीला की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। रहीमदाद कमरे से निकलकर दालान में पहुंचा। सहन में पानी था, कीचड़ थी, बारिश रुकी हुई थी, आसमान पर बादल छाए थे। रहीमदाद संभल संभल कर कदम उठाता हुआ मेहमान खाने में पहुंच गया। वो बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर खामोशी से बैठ गया। अंधेरा गहरा होता गया। बरसात की भीगी हुई शाम ने तारीकी का डेरा डाल दिया था। अहमद ने लैंप रोशन कर दिया और रहीमदाद के पास खामोशी से खड़ा हो गया। रहीमदाद गुमसुम बैठा रहा। उसने अहमद की जानिब मुतलक तवज्जो न दी। अहमद आहिस्ता से सहन में उतरा और हवेली में चला गया। रहीमदाद खामोश बैठा उन बातों पर गौर करता रहा जो उसने कुछ देर पहले जमीला से कही थी। वो पहले से कोई मंसूबा बनाकर नहीं गया था। गुफ्तगू कुछ इस ढब से चली कि दिल की बात ज़बान तक आ गई। अब रह रह कर ये ख्याल परेशान कर रहा था। उसने जल्दबाजी से काम लिया। न जाने जमीला ने उसके बारे में क्या सोचा। उसने जमीला की आंखों से आंसू बहते देखे थे और उसकी सिसकियां भी सुनी थीं। उसके जहन में खलबली मची थी। उलझन और खलफशात से घबरा कर वो खड़ा हो गया और बरामदे में आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। अहमद वापस आया। उसने कमरे में मेज़ पर खाना चुन लिया। बरामदे में पहुंचकर उसने रहीमदाद से कहा, चौधरी रोटी खा ले। रहीमदाद ने हाथ धोए और कमरे में जाकर चुपचाप खाना खाने लगा। अहमद दहलीज के पास फर्श पर बैठा था। रहीमदाद ने खाना खाते खाते नजरें उठाकर अहमद को देखा। आहिस्ता से पूछा, आज हवेली में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। हाँ जी, अब तो हवेली में सन्नाटा ही रहता है, अहमद ने बुझे हुए लहजे में कहा। जिम्मेदार अल्लाह वसाया के बाद तो हवेली बिल्कुल उजड़ गई। उसने मुड़कर हवेली की जानिब देखा। देख कैसी वीरानी बरस रही है। बरसात में रात को वैसे भी सन्नाटा कुछ ज्यादा ही लगता है।
रहीमदाद ने बेनियाजी से कहा। कुछ ये बात भी है? अहमद ने उसकी तायीद की।